हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 फरवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी को आप अच्छे से कर लीजिए और उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट की दो दो प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री की 2 हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की 2 हैं। क्योंकि मैंने पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है और उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपनी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 60 तक हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। इस बार हम देखेंगे 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सरपंच की तरह काम करता है? पहला है ग्राम सभा का सचिव, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया या एक वार्ड सदस्य, और चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। देखो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, वार्ड सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चुना गया एक वार्ड सदस्य। देखो सरपंच कौन होता है? सरपंच होता है गांव का प्रधान, जिसे गांव के लोग चुनते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। वो वोट डालकर आते हैं और जिस कैंडिडेट की वोट ज्यादा आती है वही कैंडिडेट सरपंच चुना जाता है। ठीक है। अब गांव का जो कार्य है, कार्यभार है, उसे एक व्यक्ति नहीं देख सकता। ठीक है। सारे काम को सरपंच नहीं देख सकता क्योंकि कई कई गांव, कुछ गांव तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक व्यक्ति उनका विकास कार्य नहीं कर सकता। और फिर काम निष्पक्ष भाव से होगा ये भी नहीं कह सकते, है ना। तो हर गांव को बहुत सारे वार्डों में विभाजित कर रखा है और हर वार्ड से एक एक प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, जो जिसे कौन चुनता है? जिसे जनता ही चुनती है। ठीक है। अब देखिए कैसे। मान लीजिए एक गांव में 1000 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 1000 व्यक्ति हैं। ठीक है। 1000 व्यक्ति हैं। अब इन 1000 व्यक्तियों को क्या करेंगे हम? 100 के 10 बंडलों में 10 जगह इनको हम बांट देंगे। ठीक है। 100 को तो कितने मेंबर हो जाएंगे एक गांव में? 10 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र का काम देखेंगे ये, यानी कि इनके क्षेत्र में विकास किस तरह से चल रहा है, या फिर रोड बननी है, नालियां बननी है, कोई समस्या है, कुछ सरकार वो भेजती है योजनाएं वगैरह, तो उन सब का लाभ के बारे में कौन समझाएंगे? वार्ड मेंबर समझाएंगे। तो सरपंच की तरह ही काम कौन करता है? वार्ड मेंबर करते हैं। उनके वार्ड में किस किस चीज पर विकास होना है ये सारी चीज चर्चा करते हैं वार्ड मेंबर। ठीक है। मतलब वार्ड मेंबर सूचना देंगे जनता की, किसको? सरपंच को। देखो जिस तरह से गांव का मैंने ये बता दिया कि ये जो चैप्टर आया है, ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक है। उसी तरह से कौन होता है? उसी तरह से होता है आपका नगर पालिका होती है। ठीक है। नगर पालिका भी उस तरह से होती है। एक उसमें मेयर होता है या चेयरमैन होता है। ठीक है। आबादी के हिसाब से होता है चेयरमैन या मेयर, वो होता है। और पूरे शहर को वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर करा जाता है, गलियों के आधार पर नहीं किया जाता कि इतनी गली इसमें आ रही है, इतनी गली इसमें आ रही है। गलियों के और मोहल्लों के हिसाब से नहीं किया जाता है, ये किसके? आबादी के हिसाब से, यानी कि कितनी जनसंख्या है तो जनसंख्या के हिसाब से बांट दिया जाता है। वहां पर वार्ड मेंबर नहीं होते हैं शहर में होते हैं पार्षद। ठीक है। कौन होते हैं? पार्षद। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लेबर चौक किसे कहते हैं? तो ये वाला भी देखो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही आया है। 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 है। शायद लास्ट वाले चैप्टर से आया है, गांव में आजीविका। ठीक है, उससे आया है। अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऐसी जगह जहां बेरोजगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, तीसरा है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठे होते हों, और चौथा है ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ऐसी जगह जहां पर मजदूर इकट्ठे होते हैं। ठीक है। यानी कि हर शहर में होते हैं ये, एक शहर में। ठीक है। कुछ ऐसा, मान लीजिए ये शहर है, इसमें कुछ ऐसा स्थान फिक्स होता है। पहले तो मेनली जो होते थे वो चौराहे पे खड़े होते थे। ठीक है। चौराहा का मतलब होता है जहां रोड इस तरह से काट रही होती है, तो मतलब इस पॉइंट पे खड़े होंगे। चार मतलब ये वाली रोड ऐसे काट रही है, ये वाली रोड ऐसे काट रही है, तो यहाँ पर चौराहे पर ये लोग खड़े होते थे काम की तलाश में। तो गांव के भी लोग होते हैं इसमें, शहर के भी लोग होते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, खेती का या कुछ भी काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? वो चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और उनको वहां से जिन लोगों को काम की जरूरत होती है उनको ले जाते हैं। और पर डे का शायद आजकल लगभग 500 रुपये चल रहा है।
तो एक दिन काम करने का ये 500 रुपये अपना चार्ज करते हैं। 8 घंटे या 7 घंटे ही ये लोग काम करते हैं, 8 या 7 घंटे काम करते हैं, उसमें इनका 1 घंटे का लंच भी होता है। तो इतना काम करने के कितने लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। और हर शहर में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन हर शहर में ये चौराहे पर खड़े होते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ नहीं है, ये जा है, मजदूर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। ठीक है, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा कि जो सहकारी संस्थाएं वो क्या करती हैं, वो उनका उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो आम आदमी है उसको लाभ पहुंचाया जाए, ना कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जाए। जो प्राथमिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्रों से मतलब है कृषि, किसान हैं, या फिर दूधिया हैं जो दूध काट के शहरों में बेचने के लिए जाते हैं, वो हैं। तो इस तरह से जो प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं उनकी हेल्प करना है सहकारी संस्थाओं का कार्य। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि व्यापारियों की निर्भरता को खत्म करते हैं और डायरेक्ट लेते हैं। सहकारी संस्थाएं जो होती हैं डायरेक्ट आम आदमी को फायदा पहुंचाती हैं। बी है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया। देखो व्यापारियों की आमदनी बढ़ा नहीं रहे, इससे क्या होती है, व्यापारियों की आमदनी कम हो जाती है। पहले व्यापारी बहुत ज्यादा तंग किया करते थे किसानों को, धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये कम होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण है आर, मतलब ऐसा क्यों है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। कारण है आर, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है, कारण ये कहना चाह रहा है कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, पहले लोग कुछ और छूट चाहते थे, मतलब इस तरह की सुविधाएं चाहते थे, अब लोग कुछ और सुविधाएं चाहते हैं। अब देखिए मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बाकी के देशों में जो लोकतंत्र, बाकी के देशों में जहां लोकतंत्र था वहां पर लड़की औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था बहुत सारे देशों में। ठीक है, लेकिन हमारे देश ने क्या परिभाषा बनाई कि भाई लोकतंत्र का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है। ठीक है, कुछ देशों में क्या था, केवल अमीर लोग ही वोट डाल सकते थे, है ना, और जिनके पास 3 दिन की मजदूरी के बराबर जिनकी आमदनी होती थी केवल वो वोट डाल सकते थे। लेकिन हमारे देश में क्या उन्होंने लोकतंत्र का क्या परिभाषा बनाई कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, ये है। अब आज क्या है लोकतंत्र की परिभाषा, धीरे धीरे देखो चेंज हो रही है ये चीज कि उन देशों में क्या थी लोकतंत्र की परिभाषा की कुछ लोग वोट डाल सकते थे। ठीक है, कुछ देशों में ये थी कि जो अमीर पुरुष और महिलाएं केवल वो वोट डाल सकते हैं। और हमारे देश में क्या किया, हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे कि सब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और हमारे लोकतंत्र में अब क्या देखा जा रहा है कि भाई जो लोग कम पढ़े लिखे मतलब पिछड़े रह गए हैं किसी भी कारण से, उनको आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं को कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ठीक है, उनकी भी वो भी रोजगार ले सकें। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या है चेंज होता जा रहा है, जो सोच है वो चेंज होती जा रही है लोकतंत्र की। ठीक है, और जो लोकतंत्र है कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जिनके पास लिखित संविधान नहीं है ना। तो लोग मतलब किसी भी देश को हम पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो परिभाषाएं वो चेंज होती रहती हैं, लोग अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाओं के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसीलिए हमारे जो संविधान है उस समय तो उन्होंने सोच समझ कर ठीक ही बनाया था, लेकिन अभी क्या है बहुत सारे संशोधन दिन पर दिन होते रहते हैं। वो क्यों होते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुविधा और अच्छी हो जाएगी अगर ये कुछ संशोधन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो लोगों की जो सोच है वो बदलती रहती है लोकतंत्र को लेकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो ये जो आया था ये आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से आया था। ठीक है, उस मैं लोकतंत्र के बारे में विस्तार से दे रखा है। और ये जो 65 है ये जेंडर वाला जो है ये आया है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से, है ना। चैप्टर नंबर शायद दूसरा या तीसरा है जेंडर के बारे में, उसमें ही दे रखा है 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखिए जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। पहला है केवल परिवार, दूसरा है परिवार समाज और सरकार, तीसरा है केवल सरकार, चौथा है परिवार और समाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा,
देखिए दूसरा क्यों होगा, क्योंकि जेंडर असमानता का मतलब हो गया है कि लड़की लड़कों में जो भेदभाव चल रहा है, ठीक है, लड़की लड़काओं के लिए जो सोच बना रखी है कि भाई लड़कियों को कम पढ़ाओ, इनको तो रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं, एक सोच बना रखी है कि लड़के को कमाना ही है, हर हाल में कमाना है, ठीक है। तो इस तरह की क्या है सोच बना रखी है कि लड़कों को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना चाहिए। अब देखो इसको, जेंडर असमानता को खत्म करने के लिए कैसे काम होगा, जैसे परिवार है तो परिवार में लड़कियों और लड़कों को दोनों को बराबर देखा जाना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाओ बेटों को भी पढ़ाओ, समान स्कूल में पढ़ाओ, समान शिक्षा दिलाओ, ठीक है। जो बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ सकता है उसको उस तरह से पढ़ाया जाए। प्लस क्या है, समाज भी उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाने भेज रहे हो और समाज के लोग कह रहे हैं कि अरे तुम अपनी लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो या अपने लड़कों से घर का काम क्यों करा रहे हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो अगर जॉब करने वाली महिला आएगी घर में, देखो आपकी मम्मी जॉब करती होंगी या आपकी बहन जॉब कर रही है, हो सकता है आपकी वाइफ भी जॉब कर रही हो या अ, बाद में शादी के बाद आपकी वाइफ जॉब करे, तो आपको थोड़ा सा उनके साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन ऑफिस का काम करेंगे और घर पे आके कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा इंसान भी जो फीमेल है वो भी काम कर रही है पूरे दिन और घर का भी काम कर रही है, तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और समाज को भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जैसे ज्यादातर जो सब्जियां है दूध है महिला लेके आती है, लेकिन अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो एक इंसान इतना काम कैसे कर लेगा कि बाहर भी काम कर लेगा, घर पे भी बच्चों को भी देखना है, घर का भी अपना खाना पीना करना है, फिर मार्केट का भी सामान लेके आना है। तो ये क्या है, समाज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़की भी मार्केट से सब्जी या दूध ला सकती है और लड़का भी ला सकता है, ठीक है, लड़का भी झाड़ू पोछा कर सकता है, घर में जरूरत है उसकी माँ को, बहन को, उसकी पत्नी को, तो उनका हेल्प कर सकता है। परिवार भी इस चीज को करेगा और समाज भी एक्सेप्ट करेगा। जैसे पहले देखो पंडित जो कथा करते थे वो मेल होते थे, ठीक है, आदमी ही आते थे कथा करने के लिए, लेकिन आजकल नए चलन में क्या है, कुछ लड़कियां भी आ रही हैं, ठीक है, तो समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लड़कियों से नहीं करवाएंगे कथा, अगर समाज इस तरह से करेगा, मतलब परिवार वाले राजी हैं कि भाई तुम जाके कथा कर सकते हो, दूसरों के घर में पूजा पाठ करवा सकते हो, लेकिन समाज कह रहा है कि हम तो नहीं, हमारे घर में हम तो नहीं करवाएंगे लड़कियों से, हमारे यहाँ तो लड़कों से ही होती आई है पहले से ही पूजा। तो इस तरह से क्या करेगा, जब समाज भी एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, तभी ये जो जेंडर असमानता है वो खत्म होगी। प्लस क्या है, सरकार सरकार समान अवसर दे लड़कियों को और लड़कों को, तब ही ये जो जेंडर असमानता है ये खत्म होगी। जैसे सरकार काम करती है बहुत सारी जगह, जैसे लड़कियों और लड़काओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब जैसे आर्टिकल 21A में हमारे में क्या लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को कहाँ भेजे, स्कूल भेजे। ये किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की। उसमें लड़का और लड़की का नाम नहीं लिखा है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को भेजे, ठीक है, बच्चों बच्चों का मतलब लड़की और लड़का दोनों को भेजे, ठीक है। अगर सरकार कहे कि केवल लड़कों को पढ़ाया जाए तो फिर कहाँ से ये जेंडर असमानता खत्म होगी, नहीं होगी ना। तो सरकार भी काम करेगी, समाज भी काम करेगा, परिवार भी, और तीनों जने काम करेंगे तो काम होगा ही, और जो सामने वाले लोग हैं वो इस चीज को मानेंगे भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है वो हमें देखना है। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो ये 25 से 28 तक है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, नहीं शायद 29 तक है, सॉरी। और दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके समानता, स्वतंत्रता, शोषण और का अधिकार और आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का, इन चारों अधिकारों में से किसी भी, चारों पांचों अधिकारों में से किसी भी अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। संवैधानिक अधिकारों, उपचारों का अधिकार का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर आपके ऊपर वाले 3-4 में से कोई भी अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो कि भाई हमारे अधिकारों की बहाली कराओ, ठीक है, और कोर्ट आपके अधिकारों की बहाली करा के देगा, ठीक है। यानी कि आपके साथ कोई छुआछूत कर रहा है तो भी आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। आपको जैसे सबको राशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये अधिकार तो समानता का अधिकार होना चाहिए ना, जब सबको बट रहा है तो हमको भी बटना चाहिए। फिर धार्मिक कैसे, जैसे कोई आदमी आपको फोर्स कर रहा है कि भाई आपको ये धर्म परिवर्तन करना है, तो आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो कि ये जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करा रहा है जबकि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मौलिक अधिकार कैसे बहाल होंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले था मौलिक अधिकारों में, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अब बाद में इसको जो दूसरे अनुच्छेद है उनके तहत रखा गया है। क्यों रखा गया है
कि देखो सरकार को देश का विकास करने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। जैसे देखो रोड निकालेगा, सरकार रोड निकाल रही है ना, अब उसके लिए उसको भूमि की जरूरत है। रोड किसी के खेतों में से होके तो निकलेगी ना, किसी के घर के आगे होके तो निकलेगी ना। तो वो जमीन कौन देगा रोड निकालने के लिए? जिस जमीन पर रोड निकल रही है वो जमीन किसी ना किसी की होती है। तो सरकार क्या करती है भाई, उनको मुआवजा दे देती है 15-20 लाख रुपए एक बीघे के हिसाब से, और उनको उनकी जमीन खुद ले लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, और उस पर रोड बना रही है या मंदिर बना रही है या फिर और कोई भी बिल्डिंग बना रही है। कुछ भी चीजें जो भी उनको बनानी होती है सरकार अपनी जरूरत के अनुसार, कोई हॉस्पिटल बनना है, कोई कंपनी बननी है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अधिग्रहण कर सकती है, मतलब खरीद सकती है जनता से पैसे देकर, उसको मुआवजा देकर, उसको नौकरी देकर, अन्य सुविधाएं देकर। लेकिन पहले क्या था, ये संपत्ति का जो अधिकार था ये किसमें था? मौलिक अधिकार में। अगर मौलिक अधिकार है तो इसका सरकार हनन नहीं कर सकती। यानी कि व्यक्ति कह सकता है ना कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो नहीं दे रहा। अगर हर व्यक्ति इस तरह से चीजें करे, मतलब 4 लोगों ने जमीन दे दी और 2 लोग नहीं दे रहे, तो फिर रोड कैसे निकलेगी? नहीं निकल पाएगी ना। जब सब लोग अपनी अपनी जमीन देंगे, उस रास्ते से होकर जाने वाली जितनी भी जमीन है वो सारे लोग देंगे, तभी तो रोड निकलेगी। इसलिए जो संपत्ति का अधिकार है वो गवर्नमेंट ने मौलिक अधिकार से हटा दिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का मतलब है कि सरकार उसको हनन नहीं कर सकती। लेकिन सरकार अगर हनन नहीं कर सकती तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, देश का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका 67, स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो ये भी आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर पहले से ही आया है। ठीक है, उसमें ही मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है, पहले या दूसरे में दे रखा है, शायद दूसरे में दे रखा है, मौलिक अधिकार दे रखे हैं सारी, तो उसमें से आया है। अब देखो मिड डे मील का संबंध किससे है? देखो समानता, यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको असमानता हो रही है इन दोनों लाइनों को पढ़ने से? नहीं है ना। किसी का शोषण भी नहीं हो रहा, किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन नहीं हो रहा। और मध्याह्न भोजन का किससे संबंध होगा? किससे संबंध होगा भाई? जीवन से संबंध होगा। खाना खाएंगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा, मतलब हम जिएंगे। अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। कितने दिन भूखे रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन भूखे रह सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे, फिर तो मर ही जाएंगे इतना भूखा रह के। तो किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, जिसमें स्वच्छ बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, व्यक्ति को शुद्ध हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारतीय न्यायालय है वहां पर देखो इंसाफ तो हमें मिल जाता है, ये तो श्योर है कि इंसाफ मिल जाता है। एक के बाद एक कोर्ट में हम अपील डाल के कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कोर्ट हमें इंसाफ दे ही देती है। ठीक है, निचली कोर्टें नहीं देंगी तो हाई कोर्ट देगी, हाई कोर्ट नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट देगी, मतलब ये तो तय है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इंसाफ में इतनी देर हो जाती है कि इंसाफ का कत्ल हो जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आज आज की डेट में मर गया, किसी व्यक्ति का कोई लड़का आज की डेट में मर गया। ठीक है, अब उस केस चल रहा है 20-30 साल तक, पता चला जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी 20 साल पहले, अब वो दोनों दंपति नहीं बचे, मतलब वो पति पत्नी बचे ही नहीं, है ना। उनका पूरा जीवन निकल गया, लेकिन उनके बच्चे का मर्डर जिसने किया था उनको इंसाफ नहीं मिला आज भी। ठीक है, और वो मर गए, अब मरने के बाद उनको इंसाफ मिल रहा है, तो उस इंसाफ का क्या मतलब है? ठीक है, अब उनके मरने के बाद उस व्यक्ति को फांसी हो, उम्र कैद हो, कुछ भी हो, उन्हें क्या मतलब, कोई आदमी रहा ही नहीं तो क्या है। अब उसी तरह से जमीन है, खेती है, किसी के भी केस है, 5-10 साल तो बहुत आम बात है। ठीक है, अगर आप कचहरी में पहुंच गए तो आपका केस 5-10 साल तो आराम से चलना ही चलना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसाफ में देरी हो रही है तो इंसाफ का कत्ल हो रहा है। ठीक है, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? पहला है नौकरशाही में लाल फीताशाही, दूसरा है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी। ठीक है, यानी कि अप्रत्याशित देरी जो हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 2006 में एक नियम बना था वन से संबंधित, अब वो किसके अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है? पहला है वनवासी, दूसरा है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। ठीक है, कौन? एसटी। कई लोग नहीं पहचान पाते हैं ना हिंदी में, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ एसटी। सी है पेपर मिल मालिक, डी है पशु अधिकार कार्यकर्ता।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। अब क्यों हो जाएगा कि जो आदिवासी लोग थे, अंग्रेजों ने उनसे क्या किया था कि सारे जंगल छीन लिए थे। अब वही परंपरा चली आ रही थी, तो भारत सरकार भी ने, जब अंग्रेज चले गए तो भारत सरकार ने उन वनों को अपने अधीन ले लिया। ठीक है, बाद में जो जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि हम पहले से ही वनों में रहते आए हैं, वन हमारी संपदा है। ठीक है, मतलब हमारे लिए तो सब कुछ बनी है, अगर आप हमसे वनों को भी छीन लेंगे तो हम कैसे जिएंगे। ठीक है, तो फिर बाद में भारत सरकार ने 2006 में ये कानून बनाया कि उनको मतलब कुछ अधिकार दे दिए गए वनों पर, कि उस एरिया में वो जाकर जो कुछ फल है फूल है उनको इकट्ठा करके मार्केट में बेच सकते हैं, है ना, कुछ जड़ी बूटियां ले सकते हैं, कुछ जंगल उनके लिए आरक्षित कर दिया गया कि भाई इतने जंगल में से तुम इतना इतना सामान ले सकते हो। ठीक है, तो ये जनजातियों के लिए क्या करी गई है, सुविधा की गई है ताकि वो अच्छे से अपने जीवन बसर कर सकें। तो इसका ए और बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है। देखो मैं चैप्टर्स का नाम बताना भूल गई हूँ, अभी मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी, 2-3 हो गए ना पीछे। देखो ये तो आया है आपका न्याय व्यवस्था वाला, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, न्यायपालिका से ही आया है ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो आया है आपका 69 वाला, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 से आया है, हाशियाकरण से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से, हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, 6 से, और चैप्टर नंबर 5 से आया है ये हाशियाकरण वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है। हाशियाकरण किससे संबंधित है। ए है अभाव, बी है भेदभाव, सी है समानता, डी है गर्व। तो इसका जो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और बी दोनों। हाशियाकरण क्या है कि कुछ समुदाय को या कुछ व्यक्ति को ये फील कराना कि वो सामान्य लोगों से भिन्न है। ठीक है, जैसे गांव में, देहात में, या फिर किसी देखो जैसे गांव में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक से 90 लोग तो सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो 10 लोग हैं उनको पाबंदी है कि वो कुछ स्थलों पर नहीं जा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, या कुएं से पानी नहीं ले सकते, या फिर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते इनके बच्चे, और या फिर कुछ सुविधाएं हैं जो इन 90 लोगों के पास है और इन 10 लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इन 90 लोगों के पास है लेकिन इन 10 लोगों के पास नहीं है, तो इनको क्या फील कराना है कि तुम हमसे अलग हो या तुम हमसे किसी चीज में कम हो। ठीक है, इस क्लास में भी कई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 1-2 बच्चे जो दब्बू जैसे होते हैं, है ना, और ग्रुप बना होता है क्लासों में बच्चों का, और कुछ बच्चों को क्या फील कराया जाता है कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम मतलब हमसे अलग हो, या तुम अलग समुदाय के हो, अलग जाति के हो, या फिर तुम गरीब हो। इस आधार पे बच्चे भी जज करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। नहीं करना चाहिए, यही टीचर का काम है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपको ऐसे नहीं करना है। तो कुछ 2-3 बच्चों जो बच्चे होते हैं वो थोड़े अलग थलग से रहते हैं, है ना, तो उनको क्या फीलिंग आ रही है, उनको हास्यकरण की फीलिंग आ रही है। तो ये किससे संबंधित है, भेदभाव से, यानी कि कुछ बच्चों के साथ क्लास में आपस में बच्चे करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, भेदभाव, पढ़ाई के आधार पर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, या उनके पास अच्छे जूते नहीं है, अच्छा लंच नहीं है, अच्छी बोतल नहीं है, इस आधार पर, या कुछ चीजों का उनके पास अभाव है उसके आधार पर। ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, या फिर उनके मम्मी पापा पढ़े हुए नहीं है, अच्छी जॉब नहीं करते, इस आधार पर। तो इस तरह से समाज में होता है। तो जिन लोगों के को ये फील कराया जाता है कि आप बाकी के लोगों से कम हो किसी भी चीज में, वो क्या है, हास्यकरण है। देखो इस वीडियो में काफी सारी चीजें ऐसी आई, कई बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं हर शब्द का अर्थ इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आपको उसका आंसर क्या देना है। और मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के किसी भी स्टूडेंट को उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको पढ़ाना और सही चीज पढ़ाना, हर शब्द का अर्थ बताना, वर्ड टू वर्ड आपको चीजें क्लियर कराना। ठीक है, तो अगर आप में से किसी की भी मेरी बोलने से भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपको मैं किसी भी तरह से बुरा फील कराऊं। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दूं, पढ़ाऊं, समझाऊं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है प्लीज। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।